साथियों नमस्कार। साथियों सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। वहां पर सबसे ताकतवर जो होता है वहां के राष्ट्रपति को माना जाता है। वहीं की सबसे बड़ी सेना है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी जो है वो अमेरिका की है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई और चीज है। अमेरिका अकेला ताकतवर नहीं है। अमेरिका के अंदर एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वो क्या है साथियों? उसका नाम है डीप स्टेट, जिसे अक्सर आपने टीवी में सुना भी होगा कि डीप स्टेट ये कर रही है, डीप स्टेट वो कर रही है। वही है अमेरिका की डीप स्टेट। अब ये डीप स्टेट क्या होती है? सबके दिल में यही क्वेश्चन होगा, दिमाग में यही क्वेश्चन होगा। साथियों, डीप स्टेट वो छाया हुआ तंत्र है जो कि तय करता है कि भैया कौन सा देश किस तरीके से चलेगा, कौन सी नीति उस देश में बनेगी, किस देश के साथ वो देश दोस्ती करेगा, किससे दुश्मनी करेगा, कौन सा नेता उभरेगा और कौन सा नेता जो है जिसको उठाकर कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात यह है कि डीप स्टेट ही तय करता है कि कौन सा नेता जिंदा रहेगा या नहीं। ये डीप स्टेट ही तय करता है साथियों। जॉन एफ कैनेडी का नाम तो आप सबने सुना होगा। अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में उनकी गिनती होती थी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के एक जबरदस्त राष्ट्रपति थे। उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। दुनिया ने इसको टीवी पे देखा भी, दुनिया ने रोया भी खूब, दुनिया के लोग उस राष्ट्रपति के लिए। मगर किसने उसकी हत्या करवाई? डीप स्टेट ने। क्यों? क्योंकि जॉन एफ कैनेडी जो थे वो डीप स्टेट की नीतियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। जॉन एफ कैनेडी डीप स्टेट के एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ जो है वो खड़े हो गए थे। और डीप स्टेट को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि भैया जो नीतियां तुम मुझे दे रहे हो ना, वो नीतियां मैं अपने देश में लागू नहीं करूंगा। लेकिन अमेरिका की बात साथियों छोड़िए, हम तो बात करते हैं अपने घर की, अपने देश की, अपने भारत की। हम दूसरे से हमें क्या लेना देना है? साथियों, लाल बहादुर शास्त्री, ओए होए होए, क्या जबरदस्त प्रधानमंत्री थे हमारे। मेरी नजर में मुझे बड़े गजब के प्रधानमंत्री लगते थे। लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो देश के लिए ही सांस लेते थे, देश के लिए ही जीते थे, देश के लिए ही मरते थे। वो भी ताशकंद में गए, एक समिट हो रहा था, शांति की बात उन्होंने वहां पर करी और उनकी रहस्यमयी तरीके से वहां पर मौत हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, किसने उनको जहर दिया, आज तक भी ये सस्पेंस बना हुआ है। इसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई किसी तरीके का सच इसका सामने नहीं आ पाया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हमारे परमाणु कार्यक्रम की जान थे साथियों। हमारे परमाणु कार्यक्रम की सबसे बड़े वो वैज्ञानिक थे दोस्तों। उन्होंने घोषणा तक कर दी थी कि भैया कुछ ही महीनों में भारत जो है अपना परमाणु बम बनाकर तैयार कर लेगा। और इसी की वजह से जो है अब सारी दुनिया भारत को घूर कर नहीं देखेगी, बल्कि भारत को इज्जत की नजर से देखेगी। और अगले ही पल क्या हुआ? एक हवाई दुर्घटना हुई। उनमें वो हवाई दुर्घटना में जो है गायब हो गए, विमान गिरा, सब खत्म हो गया। क्या ये संयोग था? संयोग नहीं था, ये किसी का करवाया हुआ कांड था। ऐसे ही डॉक्टर विक्रम साराभाई को ले लीजिए। हमारा स्पेस प्रोग्राम के पितामह उन्हें कहा जाता है, जिन्होंने इसरो की स्थापना करी, जिन्होंने भारत को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। तमिलनाडु के एक होटल में वो भी एक दिन मृत पाए जाते हैं और वजह बताई जाती है हार्ट अटैक। कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई भी जांच नहीं हुई, किसी तरीके की कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं उठी, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी को जांच की इजाजत ही नहीं मिली थी। आप सोच रहे हो कितनी बड़े स्कैम चल रहे थे। चलिए अगला एक और उदाहरण लेते हैं, इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, हमारी प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान के जो तोड़ के उसको बांग्लादेश बना दिया था और उनको भी गोलियों से भून दिया गया। राजीव गांधी भी मरे, हमारे प्रधानमंत्री थे, उनको भी बम से उड़ा दिया गया। हत्यारे पकड़े गए, उन्हें सजा भी हुई। लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ साथियों मोहरे थे। बंदूक चलाने वाला कहीं और बैठा था। बंदूक चलाने वाला कोई और देश था, कोई और व्यक्ति था। इसके पीछे हाथ, असली हाथ डीप स्टेट का ही था। लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो हाथ साथियों बहुत ऊंचे थे, बहुत ऊंचे थे। आपको बता दूं, कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता था। डीप स्टेट
ऐसी गहरी चीज होती है साथियों। ये सिर्फ हत्याएं नहीं है, ये सीधा सीधा संदेश है। संदेश ये है कि भैया कोई ताकत है जो ये सब तय करती है। भारत में कौन नेता उभरेगा, कौन गिरेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, ये ताकत सिर्फ एलिमिनेट नहीं करती है साथियों, ये ताकत जो है वो न्यूट्रलाइज भी करती है। ये ताकत तय करती है कि किस देश में कौन सी सरकार चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसे कुर्सी से हटाया जाएगा। और अब वो ताकत चुनाव के जरिए, मीडिया के जरिए, एनजीओ के जरिए अपने मोहरे भारत में उतार रही है। बड़ी खौफनाक बात है साथियों, बड़ी खुफिया बात है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और पहले मोहरे की बात करते हैं साथियों। पहला मोहरा है अरविंद केजरीवाल। नाम तो सुना ही होगा, कट्टर ईमानदारी का चेहरा। हम तो आए हैं जी सबको जेल में ठोक देंगे, सुना होगा आप सबने। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के मैदान में उतर चुके थे। अन्ना हजारे जो थे, उनके आंदोलन में वो जुड़े थे, सड़क पर लोग उतरे हुए थे, देश को बदलने के नारे चल रहे थे, दुनिया भर से उनको बुलावा आ रहा था। मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को सिर पे बिठा लिया था, प्रिंस कहने लगे थे। हर समय मुकाबला जो है उनका सीधे प्रधानमंत्री से दिखाया जाता था। दिल्ली के किसी भी नेता से उनका मुकाबला नहीं दिखाया जाता था, सीधा प्रधानमंत्री से। क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य का पीएम बनना था। रातों रात आप साथियों बताओ, आम आदमी पार्टी रातों रात बनी, रातों रात दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई, फिर पंजाब में भी सत्ता मिल गई। दुनिया भर से फोन पर उनको जो है मीटिंग के लिए बुलाया जाने लगा, उनको सम्मान दिया जाने लगा, जैसे वो भारत में क्रांति लाए हो, जैसे वो भारत के ही एकमात्र भविष्य हो। लेकिन समय बड़ा ताकतवर होता है साथियों। सबसे बड़ा सच समय ही बोलता है। जब वो उनके शराब के घोटाले सामने आए, जब हजारों करोड़ रुपए का उनका खेल उजागर हुआ, जब जेल की सलाखों के वो पीछे पहुंच गए, तो वो ईमानदारी का चेहरा साथियों फट गया। वो ईमानदारी का चेहरा साथियों धराशायी हो गया और उसके पीछे निकला एक कट्टर बेईमान चेहरा। और जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसे बनाया था, जिन्होंने फंडिंग दी थी, मीडिया दिया था, नैरेटिव दिया था, उन सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उनसे हाथ पीछे खींच लिया। अरविंद केजरीवाल खोटा सिक्का डीप स्टेट के लिए साबित हुए, जो आप आजकल देख भी रहे होंगे किस तरीके से उनकी लंका लगी हुई है। वो मोहरा जो डीप स्टेट का था वो फ्लॉप हो चुका था। दूसरे मोहरे की बात करते हैं साथियों। बड़े विचित्र नाम सामने आने वाले हैं। राहुल गांधी। साल 2014 नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने, और तब से एक के बाद एक लगातार राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है कि भैया इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे। इतनी बार लॉन्च उन्हें किया गया कि साथियों अब तो जो है गिनती भी हम लोग भूल चुके हैं। पेगासस का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, जो भी झूठ उनको सौंपा गया राहुल गांधी को, हर फर्जी मुद्दे को उनके हवाले किया गया कि भैया आप इस मुद्दे को उठाओ, इसको उठाओ, लेकिन सब खुश हो गए। वो पीएम मोदी को उनकी मतलब ड्यूटी दी गई थी कि भैया पीएम मोदी को पीछे धकेल दो और ये मुद्दे हम आपको दे रहे हैं, आप इस पर खूब जो है डिटेल में सारी बातें भी बताई गई, सब कुछ दिया गया कि आप देश की जनता को अपने फेवर में कर लो और आप जो है भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। मगर वो सब बातों में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जनता जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी थी, जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी। डीप स्टेट ने साफ साफ कह दिया था कि भैया आपको हम मुद्दे दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी राहुल गांधी जी उन मुद्दों से अपनी छवि नहीं बना पाए। हर बार उनको चुनावी हार का सामना करना पड़ा, और चुनावी हार का सामना तो छोड़िए, उन्होंने चुनावी हार की जो है सेंचुरी भी लगभग बढ़ाई दी। फिर भी वो जो है राहुल गांधी सर्कुलेशन में है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष में कांग्रेस का जो रुतबा है आज भी किसी भी और क्षेत्रीय पार्टी का इतना बड़ा नहीं है। अगर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी का नाम चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, दूसरी पार्टी की औकात नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी के लीडर प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सके। लेकिन
कांग्रेस में राहुल गांधी को जो है फिट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन साथियों, राहुल गांधी पर भी जो है शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी का, सीबीआई का लगातार नोटिस भी जा रहा है। नागरिकता का सवाल उठाया गया, क्या वो भारतीय है या ब्रिटिश है या इटालियन है। होम मिनिस्ट्री ने कोर्ट में जो है कागजात भी जमा करा दिए हैं। एफआईआर का आदेश भी कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उन पर है। 11 करोड़ उनकी कमाई थी और 60 करोड़ की विदेशी यात्राएं भी दिखा दी गई हैं। इन सब का पैसा कहाँ से आया है, इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और उनको ये पैसा कौन दे रहा है, ये सवाल साथियों आज के दिन कोर्ट में जो है वो गूंज रहे हैं। एक समय था साथियों जब 2014 से पहले उनके परिवार से सवाल पूछना भी एक गुनाह हो जाता था। कोर्ट से लेकर सरकार तक किसी भी इंसान में, किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं थी कि वो गांधी परिवार से कोई सवाल पूछ ले। लेकिन आज नोटिस भी जारी हो रहे हैं। समय साथियों अब बदल गया है। राहुल गांधी जी 2004 में राजनीति में आए, पहली बार सांसद बने। आज 2026 है। अब ये समझो लगभग 22 साल हो गए हैं, मगर राहुल गांधी की आज तक कोई भी राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कोई भी ऐसी तगड़ी जीत दर्ज नहीं करी है। जो कुछ भी राहुल गांधी जी को विरासत में मिला था वो सब उन्होंने गंवा दिया है। सबको एक मानो कि मिट्टी में मिला दिया है। वो पार्टी को नहीं बचा पाए। परिवार का रुतबा पहले जैसा अब नहीं बचा है। ना पार्टी आगे बढ़ रही है, ना परिवार का नाम आगे बढ़ रहा है। फिर भी चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार लगातार उन्हें जो है रीलॉन्च किया जा रहा है। क्यों रीलॉन्च किया जा रहा है? क्योंकि भैया जो ताकत उन्हें आगे बढ़ा रही है उसके पास फिलहाल के लिए कोई विकल्प नहीं है। उनके पास विकल्प सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हैं। अब बात करते हैं तीसरे मोहरे की। तीसरा मोहरा कौन है? आप सभी को पता होगा, अभी इलेक्शन हुए थे। तीसरा मोहरा था ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। वहां भी बड़े झोल चल रहे थे साथियों। आपको बता दें कि साल 1998 तक ममता बनर्जी जो थी वो कांग्रेस में थी। फिर कांग्रेस से वो निकली, अकेली लड़ी। बड़ा जबरदस्त उन्होंने मतलब कैंपेन चलाया। लेकिन उससे राज्य में जो था सीपीएम का राज था। तो वो आखिरकार मदद किसकी ली थी? उन्होंने मदद ली बीजेपी की। और वो कैसे ली? ममता बनर्जी जो है पहले एनडीए में शामिल हुई, केंद्र में मंत्री बनी और अपनी ताकत को उन्होंने जबरदस्त बढ़ाया। और जब ताकत उनको मिल गई तो सबसे बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी की ही बन गई। इसके बाद उन्होंने नक्सलियों का साथ लिया, सीपीएम को पश्चिम बंगाल की सत्ता से उखाड़कर बाहर कर दिया और फिर खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी उन्होंने शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं साथियों, ओहो, यही राज है। बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए पूर्ण रूप से खुली हुई थी। स्मगलिंग का काम वहां पर चलता था, ड्रग्स का तंत्र वहां पर एक्टिव था। बड़े मवेशियों को भी इधर से उधर स्मगल किया जाता था। एक पूरा आर्थिक साम्राज्य बना रखा था। बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन तक पश्चिम बंगाल ने नहीं दी थी। कोर्ट का जो आदेश था उनको वहां पर ठुकराया जा रहा था। और फिर एक पूर्व राजनीतिक ने एक खुलासा किया, और वो खुलासा करने वाले कौन थे? वो थे दीपक बोरा, पूर्व राजनीतिक। उन्होंने टीवी पर बैठकर सीधा सीधा एक खुलासा किया कि भैया बांग्लादेश के एक डिप्लोमेट ने उन्हें बताया है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में एक योजना बनाई जा रही थी कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर एक ग्रेट बांग्लादेश बनाया जाएगा, एक नया देश बनाया जाएगा और ममता बनर्जी उसकी प्रधानमंत्री होंगी। बांग्लादेश में शेख हसीना को किसने हटवाया? शेख हसीना जी को। सोचो ये भी। यूनिस खान को फिर वहां का जो है सत्ता सौंप दी गई और यूनिस खान को वहां पर बिठा दिया गया। साथियों, ये वही यूनिस खान है जिसको पहले उस डीप स्टेट ने जो है नोबेल पुरस्कार दिलवाया था। फिर सत्ता में उनको लाकर बिठा दिया गया। आज उनकी सरकार में हिंदुओं पर बुरे तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंसा बड़ी जबरदस्त हो रही है। वहां एक भी शब्द अमेरिका या पश्चिमी देशों के मुंह से नहीं निकल रहा कि भैया इतने वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं शब्द? क्योंकि शेख हसीना ने सेंट मार्टिन एक आइलैंड था उसको अमेरिका को देने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि भैया आप बड़े देश हो गए, आप सॉलिड चीज हो गए, मगर हम अपना आइलैंड आपको नहीं देंगे।
और बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता ने हर संवैधानिक संस्था से जो है साथियों टकराने की कोशिश करी। कोर्ट के खिलाफ भी उन्होंने अभियान वहां पर छेड़ दिया था। हर नियम को ममता बनर्जी ने, हर संवैधानिक अभियान जो वो था, रूल था, उस सबको तोड़ दिया और मर्यादा अपनी साथियों लांघ दी थी। लेकिन अब वो फंस चुकी है। वकील के रूप में धर के जो है वो कोर्ट में पेश हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा कि भैया आपका लाइसेंस कहाँ है, 48 घंटे में आप हमें जवाब दीजिए। भतीजे अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने धमकी दी थी, उस मामले पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो बयान उन्होंने अमित शाह जी के लिए दिया था। ममता का जो राजनीतिक खेल है साथियों, वो अभी ये मानो पूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। बंगाल में अब टीएमसी कभी नहीं आने वाली, ध्यान देना आप ये बात। तीसरा, तीनों जो ये मोहरे थे ना, ये तीनों मोहरे पिटे हुए हैं। केजरीवाल जेल जा चुके हैं, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो चुकी है और राहुल गांधी फिलहाल जो है घिरे हुए हैं। लेकिन वो राहुल गांधी जी अभी सर्कुलेशन में है, मतलब ये समझो पत्ता जो है अभी ताश की गड्डी में वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अभी बची है। अब बात करते हैं साथियों चौथे मोहरे की। चौथा मोहरा कौन होगा? चौथा मोहरा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय। अभी सीएम बने हैं, नए सीएम बने हैं। वो ईसाई हैं साथियों, और खुलकर ईसाई हैं। कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करो, खूब खुलकर करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन चुनाव प्रचार में वो खुलकर चर्च भी गए थे। उन्होंने सारे रिचुअल्स को निभाया भी था और दुनिया को संदेश दिया था कि भैया मैं चर्च जाने के साथ साथ ईसाइयत के साथ भी मैं खड़ा हुआ। आप सोचिए 85% तमिलनाडु में जो है वो हिंदू हैं और ईसाई है वो 5.5 या 6% है ईसाई हैं और अल्पसंख्यक माने जाते हैं। सनातन धर्म को वो ईसाई जो है नष्ट करने की बात करते हैं। उनका एक विधायक कहता है कि भैया हम डीएमके के साथ खड़े हैं, हम डीएमके ने जो बयान दिया था उससे सहमत है, सनातन धर्म को समाप्त होना चाहिए। डीएमके के एक बंदे ने कहा था ना कि सनातन धर्म बीमारी है, ये वही बयान की बात है। साथियों ये वो नया मोहरा है जो विदेशी ताकतों को का सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विदेशी ताकतें इसका इस्तेमाल करेंगी। डीप स्टेट जो है पूरी नजर उस पर है और कुछ कुछ ये चीजें सामने भी आने लगी हैं। लेकिन क्या ये मोहरा चलेगा? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि इसके पास अभी फिलहाल बहुमत नहीं है। सरकार जो है अस्थिर है। डीएमके जो है फिलहाल सत्ता से बाहर हो चुकी है और बीच में ही शायद वहां पर तमिलनाडु में सरकार भी गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव भी वहां पर हो सकते हैं। फिर भी विजय को, जोसेफ विजय को वहां पर तमिलनाडु में आजमाया जा रहा है। देखिए तो सही, पैटर्न को साथियों समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। केजरीवाल, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि अरविंद केजरीवाल है, कोई कुछ भी उन्हें राजनीतिक विरासत में नहीं मिली। लेकिन रातों रात वो आए, एक पार्टी बनाई और रातों रात सत्ता की पर जो है काबिज भी हो गए। दुनिया भर से उन्हें बुलावे आने लगे, मीडिया का उन्हें प्रिंस कहा जाने लगा और जब घोटाला हुआ तो सीधा जेल गए। ममता बनर्जी पहले बीजेपी से उन्होंने मदद ली, फिर बीजेपी को उन्होंने अपना पक्का दुश्मन बना लिया, फिर मुस्लिम तुष्टीकरण किया, फिर बांग्लादेश के साथ खड़ी नजर आई। गहरे रिश्ते जो है वो उनके सामने आने शुरू हो गए। सीमाओं पर जो है घुसपैठ, ये अवैध घुसपैठ खुले रूप से करते थे। घुसपैठ को संरक्षण देना शुरू कर दिया गया। कोर्ट, ईडी, सीबीआई हर जगह से उन्हें घेरा गया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी और अब खत्म। राहुल गांधी 22 साल तक राजनीति में है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जो भी विरासत में मिला वही उन्होंने सब कुछ जो है गवा दिया, मिट्टी में मिला दिया। पार्टी को भी नहीं बचा सके, परिवार को भी नहीं बचा सके, परिवार का रुतबा भी बिल्कुल खत्म करवा दिया। फिर भी वो बार बार रीलॉन्च हो रहे हैं और अब विजय जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन पर दांव खेला जा रहा है। साथियों आपको सोचने की जरूरत है, क्या ये संयोग है? क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही ताकत की तरफ सीधा इशारा कर रहे हैं? ये खेल इस तरीके से चल रहा है। अमेरिका का डीप स्टेट ओहो अब साथियों जो है वो अकेला नहीं है।
नए खिलाड़ी भी जो है मैदान में आ चुके हैं। पहले अमेरिका अपने आप को सोचता था कि हम किसी भी देश की सरकार को तोड़ सकते हैं, अपने आदमी बिठाकर नई सरकारें बनवा सकते हैं हम, मगर अब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है। वो कौन है? वो है चाइना। चाइना आ चुका है साथियों। आपको याद होगा गलवान में एक घटना हुई थी। गलवान घटना के बाद चीन ने दुनिया भर में, मतलब खासकर आप ये समझो कि अंग्रेजी मीडिया में अपने तंत्र को फिट कर दिया था। भारत के खिलाफ उस तंत्र ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, नैरेटिव बनाना शुरू किया। लेकिन अभी भी चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दबदबे में है और कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थापना दिवस आने भी जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप, किन किन अखबारों में, किन किन मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा विज्ञापन चीन के आएंगे। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक बड़ी विचित्र घटना हुई है। आप सभी ने पता नहीं शायद नोटिस करी या नहीं करी। भारत और अमेरिका के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे ज्यादा खराब हालत में अभी के समय चल रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान की ओर जो है अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, चीन की ओर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। दोनों जो है चीन से भी वो दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी वो दोस्ती कर रहे हैं। और ये जो दोनों देश हैं हमारे दो परमाणु पड़ोसी देश हैं, दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। दोनों की ओर दोस्ती का हाथ ट्रंप के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। वहीं हम भारत की बात करते हैं। बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट जो मसूरी में अपने देश में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन सबको अब साथियों बड़े हैरान हो जाओगे पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 1971 में खूनी जंग लड़े थे, जिसने बांग्लादेश के लोगों का सबसे ज्यादा दमन किया था, वही पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हत्याएं करी थी, सबसे ज्यादा बलात्कार किए थे। और भारत ही था जिसने बांग्लादेश की जान बचाई थी और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। वही बांग्लादेश आज जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत के खिलाफ खड़ा है। एहसान भूल चुका है बांग्लादेश। राहुल गांधी से लेकर कई नेताओं ने कहा कि भैया आ जाओ, जनता सड़क पर उतरो। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में जैसी तबाही मचाई थी वैसा ही आप आओ, हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, सरकार को हटाएंगे, तख्ता पलट करेंगे। लेकिन साथियों, इस देश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है, बड़ी प्यारी जनता है। जनता सब कुछ जानती है, उसका भला किस चीज में है और उसकी जनता की जो है बुराई किस चीज में है। लोकसभा चुनाव के बाद से एक के बाद एक राज्य लैंडस्लाइड विक्ट्री के रूप में बीजेपी जीतती जा रही है। महाराष्ट्र को बीजेपी ने जीत लिया, हरियाणा को जीत लिया, दिल्ली को जीत लिया। और साथियों, ये एक संदेश है। ये संदेश सीधा सीधा ही है कि भैया जनता जो है वो विरोधियों के झूठ को अब पहचान चुकी है। डीप स्टेट की जो भी चालें थी अब भारत की जनता पहचान चुकी है। और हाँ, कोशिश डीप स्टेट की लगातार जारी रहेगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं। लक्ष्य डीप स्टेट को हासिल हो या ना हो, लेकिन डीप स्टेट लगातार जो है भारत में रुकावटें पैदा करता रहेगा। केजरीवाल चले गए, ममता जी चली गई, राहुल घिरे हुए हैं, विजय को अभी जो है वो परखा जा रहा है। लेकिन एक बात तय है साथियों, जो ताकत भी भारत को तोड़ने की सोचेगी, जो भी भारत की जड़ों को खोखला करने की सोचेगी, जो भी भारत की जड़ों को काटने की कोशिश करेगी, ये देश उस ताकत को साथियों मुंह तोड़ जवाब देगा। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा। मगर ध्यान देने वाली बात है, ये देश की जनता जो है और ये देश बड़ा ताकतवर देश है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं साथियों आपसे अगले ऐसे ही किसी रहस्यमय वीडियो के साथ, रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।